गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपको खुश आमदीद कहते हैं हफ्ते के आगाज़ में। और हफ्ते का आगाज़ मुझे लगता है कि जो स्मॉग है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती नज़र आ रही है। जैसे ही आर्टिफिशियल रेन हुई उसके बाद से हमने देखा कि स्मॉग जो है उसका ज़ोर कम हुआ, लेकिन अब जो रियल में आपको फॉग नज़र आती है और सुबह इतना फॉगी वेदर था कि जब हम लोग ऑफिस के लिए निकले थे तो कुछ भी सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो आपको डिवाइडर है, मुझे तो रोड के वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये जो अब फील हो रहा है कि वाकई दिसंबर है और इसमें जो विंटर सीज़न है, जैसे स्मॉग का और फॉग का सीज़न होता है, जैसे हम स्मॉग को गुड बाय करते हैं और फॉगी वेदर हो जाता है। अच्छा, लोगों के लिए बड़ा इन्जॉयमेंट होता है। बच्चों को चूँकि स्कूल से छुट्टियाँ, तो बच्चे भी ना इस वेदर को बड़ा खुल के एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मोटरवे पर या जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि कहीं से एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, या फिर वैसे ही जो रोड्स हैं, मोटरवेज़ हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड से जब हद निगाह सफ़र हो जाए तो तब बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं फॉग की वजह से। जो सूरत हाल है उससे आपको पता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत मुश्किल से जो है वो रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। तो प्लीज़ ओवर स्पीडिंग से बिल्कुल जो है ना वो एहतियात करें। और जो होता है ना कि अब अगर फॉग नहीं भी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे कितने दूर जो है वो आपसे नेक्स्ट गाड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी चांस ना लें कि आप ओवर स्पीड करें, तेज़ गाड़ी चलाएं, जिसकी वजह से जो है वो अपनी जान को भी आप नुकसान उठाएं और फिर दूसरे के लिए भी आप जो है वो इस तरीके से मतलब कोई एक्सीडेंट हो सके। तो अपनी जान की हिफाजत भी करें और दूसरों की जान की हिफाजत भी करें। इसी वजह से जब आप सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप रोड पर हैं, तो मेक श्योर के तमाम सेफ्टी मेजर्स आर ऑन, आपकी सीट बेल्ट ऑन है, आपके जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी इशारे हैं आपकी गाड़ी के, वो ऑन हैं। और हो सके तो जो है आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी डेड स्लो स्पीड पे जो है वो गाड़ी को लेकर चले, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो, क्योंकि बड़ा मसला हो जाता है अगर इस तरीके से जो है वो कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि रेस्क्यू टीम्स को पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और प्लस जब इस तरह से फॉगी वेदर होता है और जब एक गाड़ी हिट करती है तो वो सिर्फ एक गाड़ी हिट नहीं करती, पीछे से कितनी गाड़ियाँ आकर, क्योंकि आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो हिट करती है। इस वजह से जब आप स्लो सीट पर होंगे, स्लो स्पीड होगी आपकी गाड़ी की, तो आप आसानी से ब्रेक लगा सकेंगे। और गैर ज़रूरी जो है सफ़र बिल्कुल ना करें, घरों में रहें, एहतियात करें, गर्म कपड़े ज़रूर पहने, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बच्चे जो कि छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं ना, स्पेशली वो ख़ुद को कवर रखें, क्योंकि ये ठंड में खेलने का मज़ा बहुत आता है, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन जब बीमार होते हैं ना तब इंजेक्शन लगाने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो इसी वजह से आप लोग इस ठंड को एंजॉय करें, इस फॉगी वेदर को एंजॉय करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर, जो कि ना तो आपके लिए नुकसानदेह हो ना किसी और के लिए नुकसानदेह हो। ये तो बात कर ली हमने मौसम की कि जैसे ही फॉग की एंट्री हुई है तो कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिकेट की बात करें तो दौरा ऑस्ट्रेलिया है हमारा। हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। एक टेस्ट सीरीज़ में से एक पहला मैच जो था वो हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे। अब दूसरे मैच के लिए हुआ ये है जी, फास्ट बॉलर जो थे खुर्रम शहजाद, उनके बाद पहले खुर्रम शहजाद का हमने डिस्कस किया था कि वो भी इंजर्ड हो गए थे, और अब वो भी जो है वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। अब जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर है नुमान अली, वो भी फिटनेस मसाइल के बायस सीरीज़ में दस्तयाब नहीं होंगे। उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से अब वो नेक्स्ट जो दोनों मैचेस हैं उनमें अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरह से दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान इब्रार अहमद, खुर्रम शहजाद, ये दोनों इंजरी का शिकार होकर ऑलरेडी आउट हो गए थे। अब लेट्स सी कि क्या होता है। नुमान अली का भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है मेलबर्न में, वो भी दस्तयाब नहीं होंगे। तो हमारी जो टीम है ना, अब उसको क्या कहना चाहिए कि अनफिट होती नज़र आ रही है, नज़र ही लग गई है। जो भी लड़का हमारा फ्रेश, स्पेशली जो फ्रेश टैलेंट था जिनको लेकर गए थे, कहा यह गया था कि इनको खेलने का मौका दिया जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट, वो बेचारे तो अब जो है वो बीमार होते नज़र आ रहे हैं, कोई अनफिट होता नज़र आ रहा है, किसी का कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हमारी टीम पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी टीम है, फिर उसके बाद जब आपके बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वही इस मैच को नहीं खेलेंगे, टीम से आउट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो बाकी आपने जो 11th प्लेयर या 12th प्लेयर जिनको आप लेकर गए हैं, जब आप उनको मौका देंगे,
लेकिन उनका एक्सपोज़र इतना ज़्यादा होता नहीं है, तभी तो वो 11th प्लेयर या 12th प्लेयर के तौर पर इस टीम को जॉइन करते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए, तो फिर वो उनकी जगह ले सके। तो अभी नाखुशगवार वाक़ये पे नाखुशगवार वाक़या होता जा रहा है और हमारा जो यंग टैलेंट है, वो बीमार हो रहा है या फिर अनफिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये हमें आई थिंक कोई अच्छी खबर देगा नहीं। हमारे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है इनके साथ और 1 टेस्ट तो हम वैसे ही हार चुके हैं। अगले 2 टेस्ट के लिए हमारा जो यंग टैलेंट है, स्पेशली हमारे बॉलर्स, जो हमारा अटैकिंग पेस है, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैच में नॉन स्टॉप बॉलिंग होती है और अनलिमिटेड बॉलिंग होती है, तो उसमें हमारे बॉलर्स का फिट होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें हमारे बॉलर्स जो हैं वो तो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप ये देखिए कि इसके उसी के बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस जब ये टीम आएगी, फिर हमारा न्यूज़ीलैंड के साथ भी सीरीज़ जो है वो स्केड्यूल है और अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं ये अनफिट रहेंगे, तो फिर आई थिंक आगे न्यूज़ीलैंड के लिए भी हमारे पास जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो इसी पर बात करने के लिए बदियू जमा साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बदियू जमा साहब। बड़ा वैसे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे एक के बाद एक बॉलर जो है वो अनफिट हो रहा है और कोई टीम के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। हमें ज़ाहिर है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर ये बॉलर अनफिट ना भी होते, वैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए ऐसी टीम इस काबिल नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कोई नज़र हमें नहीं आ रहा। जी। अगर हम बात करते हैं तो 1999 से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान टीम वहाँ पर एक टेस्ट नहीं जीत सकी है। यानी कि 28 साल में अगर एक टेस्ट भी आप नहीं जीत सके तो ये पाकिस्तान टीम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है तो हम यही कहते हैं जी कि इससे पहले हम कभी नहीं जीते तो अब कब जीतेंगे। तो भाई अब ये वाली हमें रवायत ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे पास अब जब दावे करते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है, हम दावे करते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, तो फिर आपको इस तरह की परफ़ॉर्मेंस भी देनी चाहिए कि ताकि दुनिया को पता चले कि आप सिर्फ़ एशियन ट्रैक पर ही नहीं बल्कि आप यूरोपियन ट्रैक पर जाकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड में भी अच्छी परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहला टेस्ट हुआ, आपने भी देखा और पाकिस्तान टीम की बैटिंग जिस तरीके से फ्लॉप हुई, ख़ास तौर पर 89 यानी कि 89 रन पर पूरी टीम का आउट होना, ये भी एक जो है माहिरीन क्रिकेट बड़े अच्छा, ये हैरान है भी कि वैसे पाकिस्तान टीम 89 की रन पे पूरी टीम का आउट हो जाना, ये भी टेस्ट क्रिकेट में ना हमें एक अचीवमेंट के तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान को ये एज़ाज़ है। देखिए, हमेशा से यही होता है कि हम क्यों भूल जाते हैं। असल में हम एक भरमार शुरू कर देते हैं कोचेज़ की, हम एक भरमार शुरू कर देते हैं तमाम स्टाफ की। जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आपने देखा कि एक तरफ वर्ल्ड कप हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही थी और हुँ। उस वक़्त भी जो है कप्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। आपने कप्तान चेंज किया, बदला क्या है? बदला कुछ भी नहीं है। मुसलसल आप वर्ल्ड कप में हारने के बाद आप अब पहला टेस्ट भी हार गए हैं, अब दूसरा टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। तो हमारी तो दुआएँ हैं कि आप पाकिस्तान टीम जो है वो इसमें अच्छा करे, लेकिन जिस तरीके से टीम खिलाई जा रही है, जिस तरीके से मैनेजमेंट फैसले कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट भी पाकिस्तान टीम जीत पाएगी या बराबर भी कर पाएगी, क्योंकि इस वक़्त जो मोरल है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बुलंद है ऑस्ट्रेलिया टीम का। और बॉक्सिंग डे टेस्ट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम 4 बार जो है वो खेल चुकी है। हुँ। 1 ड्रॉ हुआ है और 3 टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। तो मेरे ख्याल में जो टीम का ऐलान मैं आपको बता दूँ जो हुआ, उसमें भी फिर एक बार जो है वो रेगुलर स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। हालाँकि रेगुलर स्पिनर को होना चाहिए। हुँ। उनका नेथन लाइन जो है वो हर मैच में इन होता है टेस्ट मैच में, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यहाँ पर हमने किस तरीके की बॉलिंग करनी है। आपने फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ ये 3 तब्दीलियाँ कर दी। सरफराज अहमद एक मैच में जो है आउट ऑफ फॉर्म रहा, मोहम्मद रिजवान वापस आ गए, फ़हीम अशरफ की जगह आप जो है मीर हमज़ा को लेकर आ गए। फिर हसन अली को जो है वो आप खुर्रम शहजाद की इंजरी के बाद लेकर आ गए। तो वही फास्ट बॉलिंग अटैक आपने जो है चेंज किया है, तो कोई ख़ास तब्दीली भी हमें नज़र नहीं आती है। और जिस तरीके की पाकिस्तान टीम की बैटिंग खेल रही है, जो टॉप ऑर्डर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की अगर बैटिंग करेंगे आप, तो आपको लिए आगे च जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ,
अगर आप कल के मैच में बेहतरीन हिकमत अमली से जाते हैं, आपकी बैटिंग आती है, तो कम से कम आप पहली इनिंग में 3 साढ़े 300 या 400 रन्स करें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है। तो फिर आपकी बॉलिंग कुछ सहारा दे सकती है, लेकिन बॉलिंग में भी आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी, जिसको हम दुनिया का पेस अटैक में कहते हैं जी कि 145-50 से बॉल कर रहा है, उसकी बॉल भी 130-35 से ऊपर नहीं हो रही। वो भी एक मीडियम पेसर के तौर पर टीम में शामिल है। इस बार जितने भी आपके पास जो चारों फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, उनकी स्पीड 135 136 से ऊपर नहीं है। तो कैसे आप वहाँ पर बाउंसी और तेज़ विकेटों पर आउट कर लेंगे? उनके पास तजर्बा भी है। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जिसमें हेज़लवुड है, फिर मिचेल स्टार्क हैं, कमिंस हैं, तो वो जो है वो उनको पता है कि कौन-सी लाइन पे किस बैट्समैन को कैसे आउट करना है। तो वो अपना तजर्बा रखते हैं, वहाँ की पिचेज़ से वाकिफ़ हैं, ड्रॉप इन पिचेज़ का खेलने का उनका तजर्बा भी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखें, तो हम जिस विकेटों पे खेलते हैं, वहाँ डबल सेंचुरियाँ हो रही हैं, सेंचुरियाँ हो रही हैं, बॉलर को भी विकेटें नहीं मिलती। तो जब आप बाहर टूर पे जाते हैं, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि आपको जो है ना ही अच्छे पेसर मिल पाते हैं और ना ही अच्छे बैटर जो हैं वो सीधी-सीधी बॉल खेल रहे होते हैं, और जब ज़रा-सा वहाँ पर जो मूविंग ट्रैक आता है, जहाँ पर गेंद स्विंग, आउट स्विंग होती है, तो वहाँ पर आपके बल्लेबाज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यही बात है, बिल्कुल ठीक है, आपने सही पिन पॉइंट किया है। लेकिन अभी हसन अली या मीर हमज़ा या इनकी वापसी हो सकती है टीम में, या अगर इनको लेकर आया भी जाता है, तो ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिविटी इस सीरीज़ के अंदर लेकर आ सकते हैं? देखिए, लेके आया नहीं जा सकता। अभी पाकिस्तान टीम ने 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, हुँ। फाइनल 11 का ऐलान कर दिया है, और कल जो फाइनल 11 खेलेगी उसमें मीर हमज़ा भी मौजूद हैं, उसमें हसन अली भी मौजूद हैं, उसमें जो है वो मोहम्मद रिज़वान भी मौजूद हैं। तो एक बार फिर जो है वो साजिद खान को नहीं खिलाया गया, जी। उस ऑफ स्पिनर को नहीं खिलाया गया। नोमान वैसे ही जो है वो जो है वो बाहर हो चुके हैं सीरीज़ से, इब्रार अहमद की इंजरी है, वो नहीं खेल पा रहे। तो कम से कम आपको एक स्पिनर तो खिलाना चाहिए था, लेकिन वहाँ स्पिनर आपने नहीं खिलाया। तो ये अब दूसरे जो फास्ट बॉलर है, ये क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह की बॉलिंग करते हैं, ये तो कल ही आपको पता चलेगा कि जब आप हमारी बैटिंग होगी या हम बॉलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ हमें पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, मुझे बताएँ कि 18 रुकनी टीम है और 17 रुकनी जो है वो आपके साथ कोचिंग स्टाफ है, तो कोचिंग स्टाफ वहाँ क्या कर रहा है? समझ नहीं आती कि वो इनको सिखा क्या रहा है, बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं, हेड कोच क्या कर रहे हैं, उसके अलावा फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं। फील्डिंग आप देखें, हमारी थर्ड क्लास फील्डिंग है, हम कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। बॉलिंग में हमसे हम वो बॉलिंग जो है वो लाइन पे नहीं हो रही, बल्लेबाज हमारा उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे। तो फिर इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ जो करोड़ों रुपए लेता है, तो क्यों रखा गया है? और हुँ। अगर रखते भी हैं, तो फिर उनसे रिजल्ट भी लें। भाई अगर टीम हारती है, तो टीम से हारने का पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल में कोचिंग स्टाफ से भी पूछा जाए कि भाई आपकी कारकर्दगी क्या थी और आपने इन खिलाड़ियों को क्या सिखाया, और अच्छा, उससे पाया ज़्यादा कि बदिर जमात साहब, हमारी सिलेक्शन कमेटी पर नहीं आता कि आखिर अनफिट प्लेयर्स को सिलेक्ट करके भेजा ही क्यों गया? आप पहले ही उनका फिटनेस टेस्ट तो लें, ताकि आपको पता चले कौन सा खिलाड़ी कितना फिट है और इसके कितने चांसेस हैं कि ये ड्यूरिंग द मैच अनफिट हो सकता है। बिल्कुल, आपकी बात सही सही है। इब्रार अहमद को जब वर्ल्ड कप में भी भेजा गया, तो वहाँ पर वो मुकम्मल फिट नहीं थे, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि वो एक डोमेस्टिक मैचेज़ जो हो रहे थे काज़ीज़म ट्रॉफ़ी, उसमें वो एक ही मैच खेल पाए थे और बाकी मैच वो बेंच पर बैठे रहे। उसके बावजूद आपने वर्ल्ड कप में भेज दिया, वापस आए, फिर आपको पता था कि इनके मुकम्मल फिट नहीं है, इंजरी का शिकार हैं, फिर आपने उनको जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया। नतीजा आपने देख लिया कि वहाँ पर क्या हुआ। अगर आप इसी तरीके से टीम का ऐलान करते रहेंगे, 4-4 खिलाड़ियों को, जो अभी आपने बहुत अच्छा किया कि टी20 के लिए 4 जो हैं वो डोमेस्टिक परफॉर्मर को शामिल किया, लेकिन इनको खिलाएँ भी तो सही। आप लेकर साथ जाते हैं, बेंच पर बैठाते हैं, डर के, हार के खौफ से जो है वो इनको बेंच से उठाते नहीं हैं, इनको टीम में इन नहीं करते, तो वो खिलाड़ियों का मोराल गिर जाता है। फिर अगली मर्तबा वो मुकम्मल तौर पर ही टीम से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक प्लेयर को अगर आप चांस देते हैं, तो 3, 4 या 5 चांस तो मिलने चाहिए कि हाया वो अपनी जो है सलाहियतों को साबित तो कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वही वाला मैं बताऊँ कि ना वहाब की चलती है और ना किसी और की चलती है। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं इसको शामिल कर लो, वो शामिल हो जाता है। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं इसको निकाल दो, वो निकल जाता है। तो ये वो वही मोहम्मद हफीज़ हैं जो आपको पता होगा जब मिसबाह उल हक को 2 ओहदे मिले थे, तो बड़ी तनकीद किया करते थे कि ये हेड कोच भी हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो ये किस तरीके से टीम को वो करेंगे। तो आज 3-3 ओहदों के साथ मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम में हैं, तो उनसे भी तो कोई पूछे, उनसे भी कोई तो सवाल करे कि भाई आपने 3-3 ओहदे लिए,
क्या आपको जब पैसा मिल रहा होता है तो आपकी जो है मुँह बंद हो जाता है, और जब आपको पैसा नहीं मिल रहा होता, जब बोर्ड में नहीं होते, तो आपको तमाम खामियाँ पाकिस्तान टीम में नज़र आती हैं। आपने वर्ल्ड कप के दौरान देखा जिस तरीके से वो टीम की पर तनकीद किया करते थे, तो मेरे ख्याल में अगर आपने कप्तान को बदला है, तो दूसरा कप्तान लेके आएँ, तो वैसा कप्तान होना चाहिए जिसकी अपनी भी कोई परफ़ॉर्मेंस हो, जो अपने भी परफ़ॉर्मेंस देकर जो है टीम में सेलेक्ट हो। एक खिलाड़ी ऐसा जो खुद की उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, उसको आपने कप्तान बना दिया, और दूसरा जो कप्तान है, अगर आपकी टीम उसमें हार जाती है, फाइनल तक गई है, तो मेरे ख़्याल में आपके पास कप्तान अब कोई भी नहीं है भाई। आप अगर इसी तरीके से आप खेलेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर हमारे पास अगर दूसरे लड़के नहीं आते, अच्छे प्लेयर्स नहीं आते, जो भी फ़ास्ट बॉलर आ रहा है अनफिट हो रहा है। एहसान उल्लाह आया अनफिट हो गया, हसनैन अनफिट हो गया, इसके बाद खुर्रम शहज़ाद आया, ये अनफिट हो गया, नसीम शाह पहले से अनफिट है। तो आखिर ये कोचिंग स्टाफ, ये डॉक्टर, ये फिजियो क्या कर रहे होते हैं? इनको नहीं कह रहे होते कि हमने कैसे इनको इस्तेमाल करना है। एक प्लेयर को आप तीनों फॉर्मेट खिला देते हैं तो उसने अनफिट ही होना है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से दूसरी टीमें करती हैं, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीमें हो, आप देखें उनकी टेस्ट की टीम ही अलग है, उनके फास्ट बॉलर अलग हैं। उसके अलावा इंग्लैंड में ही ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि शाहीन अफरीदी को हमने लिख के दे दिया कि आपने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, नसीम शाह ने भी तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। तो तीनों फॉर्मेट जब आपके खिलाड़ी को खिलाएँगे, तो उसका यही हाल होना है, और फास्ट बॉलर को तो आपको मालूम है कितना बड़ा चैलेंज होता है बॉलिंग करना। तो मेरे ख्याल में जब तक आपकी निज़ाम सही नहीं होगा, हिकमत अमली सही नहीं होगी, बोर्ड में बड़े फैसले नहीं होंगे, तो आपकी टीम का हाल यही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बदियुज़्ज़मा साहब ये बताइएगा कि हमारे जो ओवरऑल टीम की अगर मैनेजमेंट की बात करें, जैसे आपने कहा कि मोहम्मद हफ़ीज़ खुद 3-3 ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा ये खुद बॉलिंग करते रहे हैं और बेस्ट बॉलर रहे हैं, खुद भी ये अनफिट हुए थे, इनके बॉलिंग एक्शन पर बड़ी ज़्यादा तनकीद होती थी करियर के इनके बिल्कुल लास्ट डेज़ में। इन पर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती थी, जैसे वर्ल्ड कप के दौरान हम कहते थे कि तमाम खिलाड़ियों का फ़िटनेस टेस्ट होना चाहिए है, कितनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी फ़िटनेस टेस्ट के बाद कि हाँ वैसे फ़िटनेस टेस्ट किए बगैर 2-2 साल से फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ और उनको भेज दिया। तो अभी फ़िटनेस टेस्ट के लिए इनको दोबारा से फ्रंट फुट पर आना नहीं चाहिए है कि फ़िटनेस टेस्ट सबसे पहले खिलाड़ियों का हो, चाहे यंगस्टर्स हैं चाहे सीनियर्स हैं, उसके बाद आगे स्क्वाड का ऐलान हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी तो हमने खेलनी है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान जितनी भी टीमें थी, खास तौर पर मैं इंडिया की तारीफ करूंगा कि इनके तमाम ही फिट खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के फिट खिलाड़ी थे। असल में होता ये है कि तमाम ही जो बोर्ड होते हैं या तमाम टीमें होती हैं, इन खिलाड़ियों के मुकम्मल तौर पर जो है वो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, जी। उसके बाद उसकी फिटनेस चेक करके टीम में शामिल किया जाता है। हमारे यहाँ 3 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। पहले यो टेस्ट हुआ करते थे, उसमें खिलाड़ियों को जो है उनके टेस्ट लेकर उनको नंबर दिए जाते थे कि इसके इतने नंबर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को टेस्ट नहीं कराए। नतीजा आपके सामने है कि हमें हर एक खिलाड़ी आपको जो है वो फिट नज़र नहीं आ रहा। कोई भी हो, चाहे वो इमाम उल हक की बात कर लें, चाहे वो अपने फ़ास्ट बॉलर की बात कर लें, जितने भी प्लेयर हैं, आप टी20 में जो आपने स्क्वाड शामिल किया है, उसमें भी आप देख लें कि 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे कि ये क्रिकेटर हैं, ये क्या हैं। असल में होता ये है कि जब तक आप फिटनेस टेस्ट नहीं लेंगे, खिलाड़ियों को उनकी कारकर्दगी, उनकी फिटनेस की बुनियाद पर टीम में नहीं लेंगे, तो नतीजा इसी तरीके से आता रहेगा। अगर आपने नतीजा बदलना है, जीतना है, एक तो बड़े दिल से खेलना होगा, डर के खौफ को निकालना होगा, दूसरा ये फिटनेस टेस्ट की जो बातें करते थे ना जो हमारे जो टीम डायरेक्टर हैं, तो अब इनको ये करना चाहिए कि जितने भी खिलाड़ी हैं, पहले उनकी फिटनेस टेस्ट लें, जो 100% फिट हो उसको टीम में शामिल करें, जो फिट नहीं है चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसको बोलें भाई आप अपना फिटनेस टेस्ट सही करें, एग्जैक्टली उसके बाद हाँ, टीम मेरिट पर होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो फिट है वो टीम में अपनी जगह बनाए, जो अनफिट है उसको फिट करा के फिर आप टीम में अपना वापस जगह बनाएं। मतलब हर चीज़ मेरिट पर होनी चाहिए ना। जब सियासी भर्तियां होंगी और सिफारिश पर भर्तियां होंगी तो फिर जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है यही रहेगी। हमें जो है ब्रेक पर स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। और अभी पाकिस्तान की इकॉनमी पर हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या ही बात करें कि इलेक्शन से पहले आप ये देखिए कि हमारी इकॉनमी में कितना डिटेल है। हमारी इकॉनमी में आए दिन गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में कमी हो रही है उस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं हो रही है।
आपके इंपोर्ट्स बहुत कम हैं, आपके जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है, जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास डॉलर्स है नहीं, मांग कर हम जो है वो किसी से जो उधार है उस पे चल रहे होते हैं, और इसी वजह से जो है वो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी बुरी है, जिसकी वजह से जो है हमें ये समझ नहीं आती है इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी तो उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लेकर आएगी। जब इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन से पहले अभी तमाम सियासी पार्टियां वोट लेने के लिए अपना अपना मंशूर मैदान में लेकर आएंगी, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगी। लेकिन रिफॉर्म्स तो आने से पहले दूर की बात है, पहले तो ये देखा जाए कि कौन इससे अहल है, क्योंकि जितनी भी पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ जो कि अब इलेक्शन में उतरेंगी, ये सब अपनी 2-2 3-3 बारियां तो ले चुकी हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ये अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैक टू द टॉपिक, हम इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अब मज़ीद जो एक जिसे कहना चाहिए कि वो एक चेंज ये आया है कि जो हमारे नोट हैं 5,000 के, वो भी मार्केट के अंदर जाली आना शुरू हो चुके हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी का ये सूरत हाल है कि गवर्नर स्टेट बैंक इसको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि एक जो प्रमोशनल वीडियो बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि ये नोट जो है असली है या जाली है, तो जब उनसे खुद एक फ़ेक नोट दे के पूछा गया तो उनसे वो पहचान नहीं हो सकी, और उसके बाद ये कहा कि जाली नोट तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं और ये पूरी दुनिया का मसला है, डॉलर्स भी इसी तरीके से जाली छापे जाते हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इसी पर तवज्जो दिला दें। डॉक्टर कैस असलम साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? हफ्ते बार बार ये जो 16 माह की गवर्नमेंट आई थी, ये क्रेडिट ले रही थी कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है और अब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले तो ये बता दें कि इलेक्शंस के बाद इकॉनमी क्या वाकई हमारी बेहतर होगी या फिर मज़ीद महंगाई का बोझ हम पर आएगा? बहुत बहुत अफसोसनाक वाकया आपने सुना दिया सुबह सुबह। इसके अलावा मसीह बरादरी को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। जो बात आपने पूछी है वो ये है जी कि इस वक्त हमारी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो जीडीपी की ग्रोथ रेट को -0.3% पे छोड़ के गई है, बुरा हाल करके गई। महंगाई भी डॉलर को 315 रुपए पे छोड़ के गई। इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ माह में कुछ सख्तियां की, कुछ स्मगलिंग रोकी, कुछ डॉलर पे की स्मगलिंग को रोका, तो डॉलर जो है वो शायद 284 पे कल तक था, नीचे आया। बहुत सारे अफगानियों को वापस भेजा है जिसका अभी इम्पैक्ट आना। ग्रोथ रेट हमारी इस वक्त जो है वो 0.5 पे है, सो वो बेहतर हुई है इन कुछ माह में। इनके बहुत सारे काम किए गए जिसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिला है, मगर महंगाई जो है वो, हालांकि पेट्रोल भी कुछ 64 रुपीज सस्ता किया गया है इस कुछ महीनों में, मगर महंगाई नीचे नहीं आई क्योंकि बिजली कई गुना बढ़ा दी गई। गैस बढ़ा दी है और उसके अलावा टैक्स भी इकट्ठे किए गए। मगर जो बात आपने दूसरी बात की है वो इम्पोर्टेंट है कि जो सख्त बाजारी है, जो मिडल मैन है, जो होल्डर है, जो जाली नोट और जाली चीजें बनाते हैं, उन पे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सख्तियां नहीं कर रही, उनको नहीं। सो इसलिए लोगों की जो जिंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल हो रही है। आपने तीसरा जो सवाल पूछा है वो ये है कि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने अपना मंशूर में एक इकोनॉमी को टच नहीं किया। हमें डर ये है कि जो पीडीएम की दोनों हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, स्पेशली मुस्लिम लीग नून, ये और महंगाई करेंगी। ये वो डिफॉल्ट को देखती रहती हैं, मगर जो है इनके बहुत सारे असल जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि अगर आपके इलेक्शन के खर्चे जो हैं उन पर कंट्रोल ना किया गया तो इन्होंने, जिसने भी हुकूमत में आना है, वो अपने पैसे जो खर्चे हैं वो किसी ना किसी तरीके से वापस लेने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो टैक्स भी बढ़ाएंगे, वो जो है कीमतें भी बढ़ाएंगे। सो मैं ये तो हो सकता है कि हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी, क्योंकि इस दफा जो 2-3 दिन की खबर ये है
कि आपकी जो $9 मिलियन में सरप्लस हुआ है आपके एक्सटर्नल बैलेंस में, वो इसीलिए हुआ है कि इंपोर्ट्स तकरीबन कम हो गई हैं। इंपोर्ट्स ज़्यादा नहीं बढ़ सकी मगर सरप्लस आया है। अगली हुकूमत में देखना यह है कि वो जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किस तरीके से, उनकी कोई प्लान अभी हमें नज़र नहीं आई। नहीं आ रहा एग्जैक्टली, इस पर तो बात भी नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये जो जाली नोटों वाला मसला है, जिसमें ये पब्लिक जो है वो ये कंप्लेन कर रही है कि बैंक्स के ज़रिए आए हैं। मतलब ये रिवॉल्विंग सिस्टम, मनी की रेवोल्यूशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि थ्रू बैंक्स, थ्रू प्राइवेट बैंक्स भी वो जाली नोट आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी उसका कोई नहीं किया जा रहा कि इन जाली नोट को रोका जा सके, या फिर अगर किसी के पास जाली नोट है, 1, 2, 3 जितने भी, अगर 5,000 के नोट हैं, तो वो बैंक में जाके उसको रिप्लेस करवा सकता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड इस तरीके से हो गया है। मतलब वो तो फिर ये है कि जाली नोट तो एक करेंसी का हिस्सा बन गए ना, मार्केट का हिस्सा बन गए। देखें, अगर कोई बंदा बैंक जाएगा अब जाली नोट लेके, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको अजाला नहीं दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि स्टेट बैंक के कई लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। इस लेवल पे परफेक्ट नोट जो है वो जब तक उसकी सारे लवाजमात में, उसका कागज बहुत महंगा होता है, उसके अंदर जो स्ट्रिक्स लगी हुई हैं मेटल की, वो बड़ी महंगी होती हैं, तो ये गरीब आदमी या मिडिल क्लास के लोग नहीं इसको कर सकते। ये एक पूरा माफिया होगा जो बैंकिंग सिस्टम के साथ बंधा हुआ है। हम ये सजेस्ट करते हैं एज इकोनॉमिस्ट कि आप नोट के रंग बदल दें। ये इसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। उससे ये होगा कि ये जो इस वक्त मार्केट में 5,000 का नोट है वो रिडंडेंट हो जाएगा, और आप किसी हरे या लाल रंग के जब नोट नए छापेंगे तो फिर ये मार्केट से निकल जाएंगे। और नहीं, फिर अगर अगले डॉक्टर साहब ये मार्केट से निकल भी जाएं, जो जिनके पास आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर किसी के पास 5,000 के नोट हैं, तो वो तो फिर क्या, जाहिर है वो भी अगर इसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में जाएगा और बैंक से ही कहेगा कि अब नोट का रंग बदल गया तो ये आप रखें और हमें नए नोट दे दे, तो भी उसको फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा कि हो सकता है ये फेक करेंसी हो। वो ये प्रूव कर ले कि वो बैंक से ही मिले हैं, तो फिर तो वो बच सकता है। वरना नोट जो है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो जिसके पास होता है उसका उसकी मलकियत होता है। वो हाँ। जाली हो, ये नहीं उससे पूछा जाता कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है, साबित करना पड़ेगा, वरना उसी को पे केस कर दिया जाता है। तो दोहरा नुकसान है जिसके पास जाली नोट है। हाँ। और ये इकोनॉमी का भी नुकसान है क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है। ये जब नोट ज्यादा हो जाते हैं उस गिनती से जो स्टेट बैंक ने की होती है कि मार्केट में हो, तो फिर जर बढ़ता है, डिमांड सप्लाई चेन पूरा खराब हो जाता है। जी जी। तो ये तो स्टेट बैंक और फेडरल गवर्नमेंट का इस वक्त बड़ी सीरियसली उसको पकड़ने के लिए करना चाहिए, मगर वो क्योंकि अब 2-3-4 महीने की हुकूमत रह गई है, तो मेरा ख्याल है कि उनका ज्यादा जोर तो इलेक्शन पे होगा। हाँ। इस किस्म के मामला में ठीक हो गया। ये अच्छा ये डॉक्टर है। साहब, मैं वापस बैक टू द इलेक्शंस पे अगर बात करूं, जैसे आप कह रहे थे कि अभी इलेक्शंस के मंशूर पर कोई बात नहीं हो रही, स्मॉल इंडस्ट्री और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उस पर बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री जो लगाना चाह रहे हैं उनको तो वन विंडो एक सर्विस ही नहीं दी जा रही। हर इदारा आता है, वो कहता है पहले हमें जो है हमारे मुंह में कुछ पैसे डालो, हमारे मुंह बंद करो, उसके बाद जाके हम तुम्हें इंडस्ट्री लगाने की परमिशन देंगे। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट में कोई इस हवाले से कोई इकदाम होंगे या इस तरीके से कोई पॉलिसी ज़ेर गौर है? देखें, सिर्फ शायद पीटीआई की गवर्नमेंट होती थी जो करप्शन पे कोई करने, मगर उन्होंने भी सरकारी अफसरों पे कोई वो नहीं किया, रोका नहीं। ये बड़े सीरियसली आपको जो है रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। आपने वन विंडो की बात की, हालांकि हमारे जो वो है कुछ कमीशन उन्होंने वन विंडो किया है, मगर वो अब सिर्फ आपको इजाज़त देते हैं कि बिजनेस कर लें। बाकी आपकी बात सही है कि बिजली लेनी है या गैस लेनी है या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है
या रॉ मटेरियल लेना है, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे इतने सारे अदारे हैं लेबर के, तो गवर्नमेंट को और फेडरल और प्रोविंशियल ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक ने इनको सजेस्ट किया है कि कमेटियां बनाएं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अदारों की, ताकि आसान हो जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन, आसान हो जाए एग्रीकल्चर, आसान हो जाए बिजनेस करना। मगर फिर वो जो बात आपने की कि इनके मुंह कैसे भरे जाएंगे, असल तो वो का मसला कि हम रेंट सीकर्स बन गए हैं, हम प्रॉफिट मेकर्स नहीं बने हुए। हम चाहते हैं कि इस टैक्स को भी पिलफरेज किया जाए, उड़ाया जाए, खाया जाए, और हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियां और मुश्किल की जाएं। जो जिसके पास भी पैसा है उसको किसी न किसी तरीके से निकाला जाए, और हम सरकारी गाड़ी पे, मुफ्त तेल पे ये एक स्टैंडर्ड, ये डेकेडेंस नहीं चलेगी जब तक आप, और पॉलिटिकल पार्टीज को लाना पड़ेगा। मगर जब वो कंप्रोमाइज करती हैं, जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे लेती हैं प्राइवेट सेक्टर से, दोस्तों से, तो वो फिर एहसान चुकाना पड़ता है उनको। जब वो हुकूमत में आते हैं तो सरमायादारी निज़ाम में ये कबातें रहती हैं और रहेंगी, जिसकी वजह से आम आदमी जो उस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, जो नौकरी पेशा है, जो और करता है छोटे छोटे, उनको बहुत तकलीफें हैं। और वो ये तो अभी उनको डिपेंड करता है ना वोटर पे, कि वो अपना वोट जो है ऐसे बंदे को डाले जो नए हैं, जो कोई प्रोग्राम दें, कोई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज दें, ना कि वो पुराने ही लोगों को बार बार ला के एक दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, 4 दफ़ा हो, और फिर 4 साल 5 साल अपने फिर ज़ाया करते हैं पॉलिटिकल इशू में, और हम पहले से भी नीचे चले जाएं इकोनॉमिक। असल इशू तो ये है कि मुल्क के लोगों को रोजगार मिलता है। एग्जैक्टली और वैसे भी डॉक्टर साहब, जितना दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा चुकी है, अब वही पहले वाली पॉलिसीज, वही पहले वाली रिफॉर्म्स नहीं चल सकती हैं। अब विद द लेटेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी और जो कुछ इस वक्त मुल्क दुनिया के ग्लोबली हालात चल रहे हैं, तो फिर बड़ा एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, 10 बजे की हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी हम वो तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो भी है, ब्रेन ड्रेन की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, और वो लोग जो कि स्टडी अब्रॉड अफोर्ड कर सकते हैं, उनके इतने वसाइल हैं, वो तो चले जाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि पढ़ने लिखने में काबिल हैं और उनको यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि बाहर जाकर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप्स आपको कैसे मिल सकती हैं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करते हैं, जो कि अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। और इसी के पेश नज़र आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद इदरीस कुरैशी, जो कि फ़ाउंडर हैं अपॉर्चुनिटी सर्कल्स के, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इदरीस, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ना चाहते हैं, आप उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त करंटली कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि अब्रॉड में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रेफरेबली स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं? देखें, बहुत सारे जो स्कॉलरशिप ओपन है इस टाइम, जिसके अंदर अभी फुल ब्राइट ओपन है, जो कि यूएस का फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस तरीके से इरादमस मंडस ओपन है। हमने लास्ट 5 ईयर से अपॉर्चुनिटी सर्कल के थ्रू हम लोगों ने वाली अवेयरनेस क्रिएट की, और बहुत सारे जो लोग थे वो अपॉर्चुनिटी सर्कल के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया। राइट नाउ अगर मैं आपको सिर्फ फिगर्स बताऊं तो पाकिस्तान इज राइट नाउ ऑन द टॉप when it comes to the Erasmus Mundus from last 2 years। हम लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इवन तो वो बीट इंडिया देयर। तो हमारे पास टैलेंट तो मौजूद था पहले भी। आई स्टिल रिमेंबर 2017 के अंदर जो फिगर था वो 42 स्टूडेंट, अब वो 192 का फिगर हो चुका है, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है, एंड वी बीट इंडिया एज वेल।
इसी तरीके से अभी फुल ब्राइट ओपन है जिसपे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यूएस जा सकते हैं। और ये प्रोग्राम इस तरह के होते हैं जिसके अंदर आपने ना फीस देनी है, ना आपको एयर टिकट की जरूरत है, ना आपको कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इवन दो दे पे यू फॉर योर स्टडी टाइम देयर। आपको एक एवरेज वहां जो पे है उससे ज्यादा आपको मिल रहे होते हैं स्टाइपेंड एवरी मंथ। ये सब चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। इस तरीके से अगर आप देखें और कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी ओपन होंगे, अभी टर्की का ओपन होगा इन जनवरी विच इज द बुलसलारी स्कॉलरशिप। इसी तरीके से जो है डिफरेंट आपके पास जर्मनी का जो होता है वो दाद स्कॉलरशिप है, जापान का जो है वो आपके पास मैक्स स्कॉलरशिप है। ये सारे प्रोग्राम इस तरह के हैं, आपको इस पे जस्ट अप्लाई करना है, आपने जस्ट वेट करना है। आपकी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे जो वहाँ अच्छा सीट है। इद्रिस, आप क्या हेल्प आउट भी करते हैं हमारे तमाम व्यूवर्स जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं फॉर्म फिल करते हुए? कि कुछ आप गाइडलाइंस दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए है? या हमारे यहाँ पर जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को तो एक एप्लीकेशन अगर अपने बारे में ही एक कवर लेटर लिखना है तो उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से वो ख़ुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाहर के जो फॉरेन स्टैंडर्ड्स हैं वो तो इंटायरली डिफरेंट हैं, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि हाउ टू फिल अप अ फॉर्म। तो आपको इस हवाले से कोई टिप्स देना चाहें? अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम उनके जो एलुमनाई हमारे थ्रू गए हैं या फिर जो उनके एलुमनाई हैं या फिर जो वहाँ मौजूद हैं, हम उन बच्चों के साथ सेशन करवाते हैं। अभी 26 को हमारा जो होने वाला है वो फुल ब्राइड का सेशन हो रहा है। उसके अंदर जो है जो अभी यूएस के अंदर अभी इस साल की हैं दरख्शां, तो वो सेशन दे रही हैं। डायरेक्टली वो एलुमनाई बता रहे होते हैं किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है, तो उस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाती है। मगर मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है एसओपी किस तरह से लिखनी है, तो मैं उनको सिंपल जैसे टिप दे देता हूँ कि एसओपी के अंदर जो होता है आपने अपने बारे में लिखना है, आपको कोई अवर एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं है। सब उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। नंबर पार्ट विल बी जिसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड बताते हैं। नंबर 2 के अंदर आप ये बताते हैं कि आप स्टडीज क्या कर रहे हैं, आपका शौक क्या है। नंबर 3 में आप जब उस कंट्री में जाएंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा, उससे आपकी स्टडीज में क्या फायदा होगा। और नंबर 4, क्योंकि इनके बाद आपको कंट्री में वापस आना होता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ के जो होते हैं डिफरेंट उनके जो बाहर की कंट्रीज आपको स्कॉलरशिप इस वजह से देती हैं ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस करें ताकि वो ग्रो कर सकें। तो जब आप कंट्री में वापस आएंगे तो उससे इम्पैक्ट आपकी कंट्री पे क्या पड़ेगा और आप क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये 4 कंपोनेंट आपने जो होते हैं उस एसओपी के अंदर लिखने होते हैं, जो कि लोग बहुत ज्यादा जो होते हैं टेंस होते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हमें एसओपी का नहीं पता क्या हो जाएगा। जस्ट लाइक आप लोगों ने बस इन 4 चीजों को आपने उसके अंदर लिखना है एंड दैट्स इट। बस आपने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अच्छा इद्रिस, ये बता दें कि ये तो आपने बता दिया वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ सर्कल के ज़रिए देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं। एनीथिंग फॉर द प्रोफेशनल्स जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब से कोरोना गया उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा हैं। देखें, वो फेलोशिप्स होती फेलोशिप्स हैं। इसके अलावा इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है ना आपने, बिकॉज हमारे पास एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ जो है हमारी कम्युनिटी है। ऑलमोस्ट 71%, 65 to 71% जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन यूथ है, जो कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी एसेट नहीं, हमारा जो यूथ ना वो एसेट है। हमें लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती रहती हैं। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो जॉब्स दे रहे होते हैं, जॉब सीकिंग वीजा, बिकॉज जहाँ जहाँ स्किल्ड टैलेंट चाहिए होगा तो वहाँ आपको जॉब मिलती रहती हैं। तो इसी तरीके से हेल्थ वर्कर्स के लिए भी आपके गल्फ कंट्रीज आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। इस तरीके से आपके पास जो है पीछे आयरलैंड ने ओपन किए हुए थे प्रोग्राम जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए थे। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और उन पे अप्लाई अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी आती हैं जिसके अंदर फेलोशिप्स होती हैं। वो भी सेम केस है, आप बाहर जाते हैं 6 मंथ के लिए जाते हैं, 3 मंथ्स के लिए जाते हैं लाइक, मगर आपको वो वहाँ सब कुछ कवर्ड होता है, आपके फुली फंडेड होता है, आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं एंड देन लेटर ऑन कुछ लोग होते हैं जो वहीं सेटल हो जाते हैं बाद में बिकॉज दे हैव अ दैट स्किल सेट। ये वाली चीजें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं हेल्थ वर्क को। इस टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है गल्फ कंट्रीज के अंदर भी और आपके पास जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ। अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी रेशो कहाँ पर ज़्यादा है? एक स्टूडेंट अगर कोई एफर्ट करना चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है, या फिर गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा है एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया?
देखें, अभी तो गल्फ कंट्रीज में ज्यादा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इशू ये हुआ है कि इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारी ऑडियंस, क्योंकि वहां ना एक उनके पास भी एक कोटा होता है कितने लोगों को लेकर आना है अपनी कंट्री के अंदर। तो पिछले अरसे में आपने देखा होगा कि इटली की एम्बेसी जो है वो लाइक उनके पास वीजा वो इशू नहीं कर रहे थे। जर्मनी की जो एम्बेसी थी वो बहुत डिले कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि इतने उनके पास एप्लीकेशन की चली गई हुई थी कि उनके पास एक एक दो दो साल का जो थे ना डेटा पड़ा हुआ था, और वो उसको अभी देख रहे थे। तो अब उसके अंदर, क्योंकि अब उन कंट्रीज के अंदर कोटा होता है, तो लोगों को चाहिए कि वो और अपॉर्चुनिटीज को भी, इधर उधर वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, जो कि फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर फॉर स्कॉलरशिप की बात करूं, चाइना के अंदर स्कॉलरशिप है। आप इसके अलावा अगर जॉब्स की बात करें तो आप गल्फ कंट्रीज के अंदर जॉब है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लोगों के जहन में ये एक चीज आ गई है कि यार हमें जो है वहां नेशनैलिटी मिल जाएगी। मगर अगर आपने ग्रो करना है तो आप पहली अपॉर्चुनिटी देखें और फिर आप वहां से मूव कर सकते हैं लेटर ऑन, जो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बन हाँ। जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। सो आपको हमारे यहाँ ना अभी एक सिस्टम थोड़ा सा इस वजह से भी हो गया कि लोगों को ये बता दिया गया कि यू कैन बी रिच इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सम। एक्चुअली हमारी लाइफ एक जर्नी है जो कि 60 इयर्स की है। तो आपने उसको एक जर्नी लेके चलना है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। आप पहले दिन ही सीईओ नहीं बन जाते, आपको एग्जैक्टली। स्टेप बाय करना होता है। सो यू हैव टू वेट फॉर योर राइट टाइम। मगर आपको आपको अपने पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उनको जाया भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जाया करते रहेंगे, उतनी अपॉर्चुनिटी आगे जाके कम कम होती रहेंगी आपके लिए। सो दिस इज द राइट टाइम, आप अपना डिसीजन लें। गल्फ कंट्री में अगर आपको मिलती है, जस्ट गो देयर एंड देन वहां से जो एक्सपीरियंस है वो लें, और उसके बाद अगर आपने मूव करना है बैक, तो आप वहां भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट स्टेप आप कहीं बाहर ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस आपके वक्त के लिए, और वाकई हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आपके साथ ये सेशन, कि वो कहाँ किन ममालिक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अभी हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं, आपको पता है हमारा रोज़ का एक सेगमेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर होता है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हम हमेशा आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आपको घर में करने चाहिए हैं, ताकि आपकी सेहत पर उसके विजिबल इम्पैक्ट असरात मुरतब भी आएँ और आपको अंदर से हेल्दी फील हो। और इस फुलफिलनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा हमारे देखिए कि पहले ऐसा होता था कि जैसे जैसे एज होती थी उसके बाद ऐसा होता था कि हमें बैकबोन का इशू आ गया, नी प्रॉब्लम आ गया, जॉइंट के इश्यूज आ गए। लेकिन अब अर्ली 30s लेट 40s ये मसले स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये मसले स्टार्ट हो जाते हैं तो हम गलतियाँ ऐसी बहुत सी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा एक तो पोस्चर करेक्शन नहीं होता। फीमेल में तो आयरन की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनको जो है ना जॉइंट पेन वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें हमें अपने इंटरनली मेडिकेशन लेने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाए ना, वो आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वो आपको ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगी, आपको ऐसे पोस्चर में बैठना बताएंगे जिससे आपकी ये पेन कम हो सकती है, या एटलीस्ट जहाँ पर ये पेन है इससे मज़ीद आगे कोई वर्स जो है वो आपके नीज़ को या आपके जॉइंट्स को नुकसान नहीं दे सकती है। तो हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डॉक्टर फ़ायज़ा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि हमारे वो तमाम लोग जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन से स्टार्ट करूंगी कि जैसे ही आप एक बेबी को बर्थ देती हैं उसके बाद से जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसियाँ, बोन्स में वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है। हम उसको डाइट से भी रिकवर नहीं करते, और प्लस घर के जब काम कर रहे होते हैं तो ऐसे गलत पोस्चर में हम उठते बैठते हैं जिसकी वजह से हमें बैकबोन का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली पेशेंट्स आपके पास कैसे आते हैं, क्या क्या मसले मसाइल उनको होते हैं, और फिर क्या रिकमेंडेशंस होती हैं आपकी तरफ से? ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर फाइज़ा, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिज़ा, जैसे मैं आपको बताती जाऊँ कि जैसे बच्चे की बर्थ के बाद, यूजली सी सेक्शन के बाद, हमारी फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, उनके ओवरऑल बॉडीज के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। उनके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी वेट जो गेन हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फीमेल्स को फेस करना पड़ती है वो वेट गेन है।
तो प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी जो सा है वो हम उनको एक्सरसाइज जो सी है वो रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकती हैं। ठीक है, हम्म। उसके लिए हम उनको मसल्स की जो सी है वो स्ट्रेंथनिंग जो सी है वो रिकमेंड करती हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो सी है वो रिकमेंड करती हैं। और मोस्टली आजकल जैसे मेरे पास जो ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो बैक पेन के आते हैं। फीमेल्स कौन सी हैं वो आफ्टर सी सेक्शन आफ्टर प्रेगनेंसी उनको जो ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो बैक पेन का आता है। हम्म। उसके मल्टीपल इश्यूज, सबसे पहले तो हमारा जो है पोस्चर नहीं ठीक होता। राइट। ठीक है, पोस्चर नहीं ठीक होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा होता है। हमारा मसल्स के ऊपर जो सा है वो बहुत ज्यादा हम्म। स्ट्रेस आ रहा होता है। ठीक है, ज्वाइंट्स जो से हैं वो प्रॉपर अपनी जो स्पाइन है वो प्रॉपर अलाइनमेंट पे नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। और ये ज्यादा बैक पेन का जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो हमारी यंग जनरेशन के अंदर बहुत बहुत ज्यादा हो ज़्यादा गया हुआ है। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हम झुक के बहुत ज़्यादा और बैठते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या ऑफिस चेयर पर अगर बैठे हैं तो घंटों उसी पर बैठे हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशंस है? इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो अपना पोस्टर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अपना लैपटॉप्स और अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो अपने लेवल पे ला के रखें। राइट। ठीक है, अपने जो टेबल्स हैं वो अपने इस हद तक आए कि आपके नॉर्मल यहाँ तक आए, आपकी स्पेस पे अपने आपके हैंड्स के लेवल तक आए, कि आप इजीली जो सा है वो मूवमेंट करके अपना काम जो सा वो कर सके, आपको ज्यादा झुकना ना पड़े। इस वजह से ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारी नेक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लाइक देखो, अगर आप हम दूसरी जोन है वो झुक के काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, और इस वजह से हमारे इस गर्दन के एरिया में जितने भी मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, नर्व जोन सी हैं वो इंपिंजमेंट आना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी गर्दन के जो मसल्स है अगर वो कंटिन्यूसली जो है वो इनकरेक्ट पोस्चर में रहता है हम्म। तो वहां पे जितने भी muscles हैं उसके साथ साथ नर्व्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि ज्यादातर पेशेंट आते हैं कि उनके बाजू में पेन जो सी वो जा रही है, रेफर कर रही है। तो उसके लिए यही है कि आप अपना पोस्चर जो सा है उसको मेंटेन रखें। और सबसे बड़ी वजह हेडेक, हमारा पोस्चर ठीक ना होने की वजह से हमारे जो सर्वाइकल के जो वर्टिब्रास है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ज्यादातर ये यंग जनरेशन के अंदर, बच्चों के अंदर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि उनको हेडेक आना शुरू हो जाती है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए आप है मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपना एक्सरसाइज प्रॉपर करें। ठीक है, फिजियोथेरेपी करवाएं और अपना पोस्चर के ऊपर जो सा है वो ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आई थिंक 80 to 90% जो सा है वो जो कंडीशन हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको ओवरकम कर सकते हैं बाय करेक्टिंग द पोस्चर। बाय करेक्टिंग द पोस्चर। अच्छा डॉक्टर फायजा, ये बताइए कि वो तमाम लोग जिनका पोस्चर का ही मसला है, मेडिकेशन किस हद तक आपको पेन रिलीफ में मदद देती है, एंड प्लस द फिजियोथेरेपी इसके कितना इम्पैक्टफुल है? कि अगर आप कोई मेडिसिन नहीं भी लेना चाहता, यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं खाते, सिर्फ थेरेपी से क्या उनके ये पेन्स जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती है। मेडिसिन मेडिसिन का ये होता है कि मोस्टली जो हमारे मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेडिसिन के ऊपर बहुत मेडिसिन बहुत कम हद तक जो सा है वो उसको ओवरकम करती हैं, यूँ कह लें। लाइक जैसे मसल रिलैक्सेंट है या हमारी पेन किलर्स हैं, उनका सिर्फ वक्ती तौर पे जो सा है वो रिलीफ हमें आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो सा है वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो परमानेंट जो सा है वो जो हम कंडीशन को जो सा वो सॉल्व कर सकते हैं वो विद फिजियोथेरेपी कर सकते राइट, हैं। तो फिजियोथेरेपी मेरे, से परमानेंट सोल्यूशन है इसका? हाँ जी बिल्कुल। राइट। और आप देख, फिजियोथेरेपी प्ले तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल लाइफ के। हमारा पेशेंट जो चल नहीं फिरते हैं, चल फिर नहीं सकते, डिसेबल होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आप देख लें, माशाल्लाह वो अपनी नॉर्मल रूटीन में जो सा है वो विद द फिजियोथेरेपी आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिजियोथेरेपी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो सा है वो गुजार रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो तमाम लोग, एक तो ये है कि लोग जा भी नहीं सकते हैं, अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है या किसी को बहुत स्वेयर कोई मसला है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है या डेली फिजियोथेरेपी के लिए आप लोगों के पास नहीं आ सकता है, तो उनका क्या हल है? क्या उनको कुछ ऑनलाइन सेशंस दिए जाते हैं या फिर आप लोग विजिट कर सकते हैं उनको घर पे? जी जी, ये होता है हमारा, मेरा मेरे अंडर एक टीम है जिसके अंदर काफी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वेरी स्किलफुल फिजियोथेरेपिस्ट। तो ओके। वो पेशेंट जिनके
जिनके जो बेड रिडन है या जो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं, उनकी हमारी होम विजिट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको घर में जो ट्रीटमेंट चाहिए है तो उसके लिए भी अवेलेबल है फिजियोथेरेपिस्ट। तो वो कोई इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ठीक तो है, बहुत मैं अच्छा है उनसे कि वो तमाम पेशेंट जो कि डेली, क्योंकि ज़ाहिर है आना जाना और फिर उसके बाद डिस्टर्बेंस होती होगी, तो उनको भी जो है वो कंसल्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ायज़ा। आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हुआ होगा कि फिजियोथेरेपी आपकी लाइफ के लिए कितनी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, आपकी हेल्थ के लिए एक पोस्चर स्ट्रेट रखने से आपको कितने मसाइल का हल हो सकता है। जो जॉइंट पेन्स और नेक पेन और मसल पेन है, सिर्फ एक पोस्चर सही बैठने से, उठने से। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। जैसे जैसे दौर डिजिटलाइज होता जा रहा है, वैसे ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू अर्न, ये बड़ा ज़्यादा ना आसान होता जा रहा है। अब घर बैठे बैठे आप बैरून मुल्क जॉब कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स हैं। इसके अलावा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप काम करके जो है वो डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से जो है वो डिजिटलाइज तरीके से आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप किस तरीके से कमाई कर सकते हैं डॉलर्स में, और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। अमेज़ोन का स्टोर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जो कि अमेज़ोन पर और बाकी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने स्टोर्स ख़रीदे होते हैं और यहाँ से बैठकर वो जो है वो अमेज़ोन से कमा रहे होते हैं। ई कॉमर्स इसे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी और वेबसाइट्स हैं, क्योंकि बाहर अगर उनको लेबर है वो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो वहाँ पर वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर, स्पेशली आईटी रिलेटेड फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पर उनको लेबर एज़ कम्पेयर टू बाहर ये बहुत चीप पड़ती है। तो वो ये ऐसा ये होता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाए होते हैं, अपने हब बनाए होते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं, जहाँ से वो अपना जो कमाई है वो करते हैं डॉलर्स में। और यहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बाहर जो रहने वाले हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल ने हमें ज्वाइन किया है यूके से, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। फैसल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइएगा कि आप बाहर मौजूद हैं, आपने सारी स्टडी भी यही की है कि किस तरीके से डिजिटलाइज तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारी यूथ जो कि इस वक्त हायर एजुकेशन लेने के बाद, एमफिल करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो बहुत परेशान है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू फैसल, प्लीज़ आप बताइएगा। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, डिजिटल मार्केटिंग का एरा है ये, लेकिन जिस तरह आपने क्वेश्चंस रेज किए, हमारी यूथ को, बहुत सारी यूथ ऐसी है जिसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि वो घर बैठे किस तरह अर्न कर सकते हैं। मैं जब से यूके में आया हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास इतनी यूथ ऐसी है जो कि इस चीज़ को नहीं जानती कि वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए किस तरह से अमेज़न और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे अर्न कर सकते हैं। राइट। अमेज़न पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अमेज़न होलसेल है, अमेज़न एफबीए है। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद यहाँ से मोस्टली इतने इतने बिजनेसेस हैं जो यहाँ लोकली बिजनेस लोग अमेज़न पे कर रहे हैं। तो उनको उन्होंने थर्ड पर्सन जो हायर किए होते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से हायर किए होते हैं, क्योंकि टाइम, एक तो टाइमिंग का डिफरेंस है। यहाँ जब सुबह जो स्केड्यूल होता है जॉब का वो 9 to 5 होता है, तो पाकिस्तान में उस टाइम 1 या 2, समर टाइम 1 और विंटर टाइम में 2 बजे का टाइम होता है। तो वहाँ से इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। वहाँ से आप पूरा जो इनका बिज़नेस होता है, पूरी अथॉरिटी उनको दी होती है यहाँ से। जो लोकल, जो यहाँ के बिज़नेसेस हैं यूके में जो हो रहे होते हैं, उनकी अथॉरिटी उन्होंने बैक टू पाकिस्तान लोगों को दी होती है, और वो वहाँ से उनके पूरे बिज़नेस को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें के लिए हमें हमें अपनी यूथ को गाइड करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं इस पे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो भी इतने इस हद तक वो मोबिलाइज नहीं है
कि यूथ उनको ज्वाइन कर सके। मेरे राइट। ख्याल से इसको ज़्यादा ईज़ी, इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है, यूथ को गाइड करने की ज़रूरत है कि आप ये नहीं कि मास्टर्स करने के बाद आप आउट ऑफ कंट्री आने का सोचें। देखें, जब हम पाकिस्तान में होते हैं कि तो हमें एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहाँ हमारे लिए बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब यहाँ आते हैं तो हमारे हमारे लिए बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत से न्यू डोर्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर स्टेज बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, जब आप किसी भी न्यू कंट्री जाते हैं तो आपको फेस करने पड़ते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली। नॉट सेटल डाउन होने में मुश्किलात होती हैं और उसके बाद आपने अपना सर्वाइवल की जंग भी लड़नी है और उसके बाद आपने अर्निंग भी खुद ही करनी है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, फैसल ये बताएगा कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे। अब तो थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टिकटॉक भी आप अर्न कर सकते हैं, या इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं? एक इंसान जिसने एमबीए किया है या किसी ने कुछ एमफिल किया है डॉक्टरेट में या किसी भी अच्छी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए वो किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी जॉब्स कर सकते हैं? लेकिन जो सबसे ईज़ीएस्ट उनके लिए वे है वो अमेज़न है। राइट। अमेज़न से क्योंकि अमेज़न ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम चल रहा है। इसमें इसमें इसकी जो अर्निंग है, वो एक तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप अपना बिज़नेस इससे डेवलप कर सकते हैं, किसी के लिए जॉब करने के साथ-साथ। हम्म। तो सबसे टॉप पे है जो वो अमेज़न है। इसके अलावा जैसा कि आपने मेंशन किया है, अभी टिकटॉक है, यूट्यूब से लोग अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से व्लॉगिंग कर रहे हैं, या जो उनकी अपनी स्पेशलिस्ट उनकी जो फ़ील्ड्स हैं, जिन्होंने किया है डिप्लोमा या उन्होंने कोई भी डिग्री हासिल की है, तो वो अपना चैनल यूट्यूब पे बनाते हुए उसके हवाले से जो पब्लिक है, ऑडियंस है, उसको गाइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कोई भी जब आप प्रोजेक्ट इस तरह का स्टार्ट करते हैं जो ऑनलाइन होता है, जिसमें ऑनलाइन बल्कि ऑनलाइन क्या फिजिकल भी कोई भी आप जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो स्टार्टिंग में आप हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। हम्म। तो बस स्टार्टिंग का जो एक फेज होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हैं और न्यू आप चीजें आगे सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं कि आप घर बैठे हुए अर्न कर सकते हैं। इंटरनेट एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान में भी अब 4G 5G, तो पाकिस्तान में भी चीज़ें अब इज़िली एक्सेसिबल हैं। बस हमें चीज़ों को यूज़ अच्छा करने की फैसल, टेक्निक आनी एकदम से चाहिए। तो हमें अमेज़न यूज़ करना नहीं आ सकता ना, तो क्या ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं ई कॉमर्स को, या अमेज़न पर बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं? यस, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अमेज़न की अपनी जो वेबसाइट है, आप वहाँ से अमेज़न का कोर्स सीख सकते हैं। लेकिन ओके। अगर किसी को मुश्किल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि अमेज़न खुद जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो इंग्लिश में कर रहा है। अब किसी को इंग्लिश में अगर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे पेजेज़ हैं, ऐसे चैनल्स हैं, जो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अमेज़न का पूरा सेटअप रन करने का वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने एफबीए सीखना है, किस तरह आपने होलसेल सीखना है। तो सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। बस आपको खुद एफर्ट अवेयरनेस करनी नहीं है। है, जाके सीखना है, जाहिर है अवेयरनेस लेनी है आपने। अच्छा, आप एक कितना मंथली अर्न कर सकते हैं थ्रू अमेज़न? देखिए, थ्रू अमेज़न यहाँ पे मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ पाकिस्तान में बैठे-बैठे अर्न करने हैं, वो 150,000 टू 2 लाख वो अर्न कर रहे हैं घर में बैठे-बैठे। जो राइट। कि आप एक एक बच्चा एमबीए करके वो जब मार्केट में जाता है, पाकिस्तानी मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको कंपनीज़ हार्डली 30,000 35,000 ऑफ़र करती हैं हम्म। और वो सुबह 9 टू 5 की जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन अमेज़न पे घर बैठे-बैठे वो 5 टू 6 आवर्स देते हैं, अपनी एक मर्ज़ी समझ लें कि उनको फ्रीडम होती है। और हम्म। उसके बावजूद वो 150,000 टू 2 लाख आराम से अर्न कर लेते हैं। एग्जैक्टली exactly। और ये बड़ा अच्छा है, हेल्पफुल है। बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ मौजूद थे, और किस तरीके से आप डिजिटलाइज तरीके से अर्न कर सकते हैं इन लैक्स। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही पेमेंट आपको अगर लाखों में आ रही है, तो व्हाई नॉट 9 to 5 जॉब से आप जान छुड़ाएं और इसी तरीके से काम करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको सीखना है। यू हैव टू बी अवेयर कि आप अमेज़न के साथ काम कैसे कर सकते हैं। देन आपके पास तो स्काई इज़ द लिमिट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।